अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? वन। यस सर, आपकी बात है। ओके। बस 1 मिनट में स्टार्ट करते हैं, देखते हैं अगर कोई और आता है तो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग कवर करेंगे कॉम्बिनेशंस एंड परम्यूटेशंस, जिसको कॉम्बिनेटरीज भी कहा जाता है। तो काफ़ी मतलब लोगों के लिए इंटीमिडेटिंग टॉपिक है, और मुश्किल भी लगता है काफ़ी लोगों को। तो कोशिश करूँगा जितना इसको इजी बना सकूँ बना दूँ इंशाल्लाह। तो मुझे सिर्फ आप लोग बताइएगा, अभी 2 या 3 ही पार्टिसिपेंट्स हैं, कि आपको पहले कॉम्बिनेशंस का थोड़ा बहुत आइडिया है या इसको मैं बेसिक से स्टार्ट करूं? यस सर, थोड़ा बहुत आइडिया है। फर्स्ट ईयर में पढ़ा था। ओके ठीक है। बस थोड़ा बहुत ही जीआरई में हर जो कॉन्सेप्ट है ना, थोड़ा बहुत ही टेस्ट होता है। बस उसको थोड़ा वर्ड्स में घुमा फिरा के कर देते हैं, इसका मतलब आपको आता है। तो मतलब मैं इसको फिर ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा कि ये चीज़ है तो क्यों है। बस बेसिकली मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। ओके। अच्छा, फार्मूलाज आते हैं सर, शाम कह रहे हैं यूज़ नहीं आता। अच्छा, ये आइडिया हो जाता है कि कौन से क्वेश्चन में हमें कॉम्बिनेशन अप्लाई करना चाहिए और कौन से क्वेश्चन में परम्यूटेशन करना चाहिए? ये आपको सर आइडिया हो जाता है? ओके ठीक है, गुड। अच्छा, बेसिकली कॉम्बिनेशंस या परम्यूटेशंस है क्या? ये बेसिकली ना हमारे पास काउंटिंग करने के तरीके हैं। ठीक है। तो काउंटिंग में सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास दो अल्फ़ाबेट्स हैं, ए एंड बी, तो इनको मैं कितनी तरह से अरेंज कर सकता हूँ, कितनी तरह से लिख सकता हूँ? तो एक तो मैं इसको लिख सकता हूँ ए बी, और दूसरा मैं इसको लिख सकता हूँ बी ए। ठीक है। तो ये मैं इसकी जो दो तरह से इसको मैं लिख सकता हूँ। ठीक है। तो ये जो दो तरह से है ना, इसको मैं कहता हूँ टू वेज। तो ये बेसिकली इसका जो है ना काउंटिंग मैंने की है कि कितने तरीकों से, कितने कॉम्बिनेशंस में मैं इसको लिख सकता हूँ। ठीक है। अब ये तो एक बेसिक सा वर्ड था। अगर हमारे पास कोई वर्ड ज़्यादा लेटर्स पे मुश्तमिल है, या कुछ लोग हैं जिनके ज़्यादा मतलब अरेंजमेंट्स बन रही हैं या कुछ, तो उनके लिए कुछ फार्मूलाज हैं। अच्छा, इस कॉम्बिनेशन एंड परम्यूटेशन पे जाने से पहले मैं एक और कॉन्सेप्ट डिस्कस करना चाहूँगा, जो इन दोनों से पहले आता है। बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसको कहते हैं फंडामेंटल काउंटिंग प्रिंसिपल। ठीक है। कि जैसे मैंने पहले भी एक बार एग्जांपल दी थी, कि फॉर एग्जांपल आप एक गाड़ी खरीदने जा रहे हैं। ठीक है। और आपके पास ऑप्शन है कि या तो वो गाड़ी ऑटोमेटिक हो सकती है या मैनुअल हो सकती है। ठीक है। दूसरा आपके पास कलर का ऑप्शन है, कि या वो ब्लैक हो सकती है या वो वाइट हो सकती है, और या फिर वो ब्लू हो सकती है। ठीक है। और तीसरा आपके पास ऑप्शन है कि उसके जो टायर हैं वो या तो रिम वाले हो सकते हैं या फिर सिंपल हो सकते हैं। ठीक है। ये अब आपके पास ना एक गाड़ी खरीदने गए हैं तो आप उसके अंदर डिफरेंट चीज़ें चूज कर सकते हैं, और इन इन चीज़ों को ज़रूरी है कि इनमें से आप ईच ऑफ द आइटम चूज करें। यानी ऐसा नहीं है कि आपके कि यार बस मैंने ऑटो या मैनुअल तो चूज कर लिया लेकिन कलर मैं चूज नहीं करूंगा। कलर के बगैर कोई गाड़ी नहीं हो सकती, कि ट्रांसपेरेंट गाड़ी है वो रोड पे नजर ही नहीं आ रही, ऐसा नहीं हो सकता। आप कोई ना कोई एक कलर भी चूज करेंगे, और टायर के बगैर भी गाड़ी नहीं हो सकती, आप कोई ना कोई टायर भी चूज करेंगे कि वो रिम के साथ हो या रिम के बगैर हो। ठीक है। तो बेसिकली इसको जब हम देखते हैं तो हम इस तरह देखते हैं कि मेरे पास ऑटो है और मैनुअल है।
ठीक है, और फिर दूसरी तरफ मेरे पास ब्लू है, वाइट है, और सॉरी ब्लैक है, वाइट है और ब्लू है। और तीसरा मेरे पास है रिम है और सिंपल टायर है। ठीक है, एस टी लिख देता हूँ, सिंपल टायर। तो मैं क्या कर सकता हूँ, ऑटोमेटिक के साथ मैं ब्लू भी चूज कर सकता, ब्लैक भी चूज कर सकता हूँ, वाइट भी चूज कर सकता हूँ, ब्लू भी चूज करता हूँ। ठीक है। और ऑटो ब्लैक के साथ मैं रिम भी कर सकता हूँ, और ऑटो ब्लैक के साथ मैं सिंपल भी कर सकता हूँ। इसी तरह ऑटो वाइट के साथ दोनों कर सकता हूँ, ऑटो ब्लू के साथ दोनों कर सकता हूँ, इसी तरह मैनुअल के साथ कर सकता हूँ। ठीक है। अब एक तो ये है कि मैं तरीका ये है कि इसको ना मैं इस तरह लिखने लग जाऊँ, ABR, ABST, फिर AWR, फिर इस तरह ए के सारे लिखूं, फिर मैनुअल के सारे लिखूं। ठीक है। दूसरा जो फंडामेंटल काउंटिंग प्रिंसिपल जिसे हम कहते हैं वो ये है कि वो कहता है कि जब आपके पास एक चीज आ गई ना कि चूज बॉडी एंड, आ गया आपके पास कलर एंड टायर, तो वो ये कहता है कि आप ना इनके टोटल नंबर को देखें, इंडिविजुअल नंबर्स को, जैसे ये 2 है, ये 3 है, और ये 2 है, और जहाँ पे एंड आ रहा है ना वहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है। तो जो सॉरी, तो जो मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर आएगा, जैसे अगर हम इसको देखें तो हमारे पास मल्टीप्लाई करने से आंसर आता है 12। तो टोटल उतने तरीकों से आप इसको अरेंज कर सकते हैं या फिर इसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड फंडामेंटल काउंटिंग प्रिंसिपल। अब आप लोग ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अगर, अच्छा इधर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम ऐड किस जगह पे करेंगे। ठीक है। तो ऐड हम किस जगह पे करेंगे, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सिचुएशन है जिसमें मैं कहता हूँ कि, अच्छा अब ये सिचुएशन है मेरे पास कि मिस्टर एक्स है, वो दो टाइयों में से एक टाई चूज कर सकता है और चार शूज में से एक शू जो है ना वो चूज कर सकता है। तो इसके अंदर तो मेरे पास आ गया कि मैं इसको ना मल्टीप्लाई करूंगा कि मेरे पास दो टाई हैं और चार शूज हैं। ठीक है। तो ये तो जो मल्टीप्लाई करके मेरे पास आंसर आएगा वो बन जाएगा। लेकिन अगर इसको मैं थोड़ा सा चेंज करके लिखता हूँ कि मैं मतलब इसके अंदर टाई वाली चीज नहीं डालता, मैं कहता हूँ मिस्टर एक्स कैन चूज सैंडल आउट ऑफ टू शू। अच्छा अब मेरे पास अगर ये सिचुएशन आ गई कि या तो वो जो सैंडल है वो चूज कर सकता है दो सैंडल में से, या वो शूज चूज कर सकता है चार पेयर शूज के पेयर में से। तो इसके अंदर ना अब वो दोनों चीजें एक ही टाइम पे तो नहीं कर सकता ना, या वो सैंडल पहनेगा या वो शूज पहनेगा। तो इसके अंदर फिर मैं क्या करूंगा, इसके अंदर मैं करूंगा ये कि ये हो जाएगा मेरे पास 2 + 4, मेरे पास टोटल 6 वेज बन जाएंगे इसके। तो ये इस तरह हमें मतलब थोड़ा सा अंदाजा होता है कि कहाँ पे हमने मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे मेरे पास दो डिफरेंट चीज़ें हैं ना और वो सिमल्टेनियसली अकर हो सकती हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, तो वहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। और जहाँ चीज़ें ऐसी हैं, दो चीज़ें जो सिमल्टेनियसली अकर नहीं हो सकती, एक टाइम पे एक ही चीज़ हो सकती है, या सैंडल पहन सकता है यीशु, तो वहाँ पे फिर मैं ऐड कर दूंगा। तो ये बेसिकली फंडामेंटल काउंटिंग प्रिंसिपल था। अच्छा अब इसके बाद ना हम चलते हैं कॉम्बिनेशन एंड परम्यूटेशन पे, क्योंकि हमारे पास टाइम भी कम है और आप लोगों को थोड़ा आइडिया भी पहले से। तो जो मेरे पास होता है ना, हमारे पास होता है कॉम्बिनेशन का फार्मूला। ठीक है, उसको हम ऐसे लिखते हैं C, और ऊपर हम लिख देते हैं टोटल वैल्यू जो है फॉर एग्जांपल N, और नीचे हम लिख देते हैं R, कि हमने ना N आइटम्स हैं उनमें से R चूज करने हैं। ठीक है, इसको मैं इस तरह से ट्रांसलेट करूंगा कि N चूज R। ठीक है, या कॉम्बिनेशंस ऑफ R आइटम्स आउट ऑफ N। N जो है हम उसको कह सकते हैं ये हमारी सैंपल स्पेस है, या इसके अंदर जो नंबर ऑफ आइटम्स हैं वो हमारा सैंपल साइज है, और आर जो है वो हमारी सैम्पलिंग है, वो हमारी क्वांटिटी है जो हमने चूज करनी है। तो इसका जो फार्मूला है ना
वो हमारे पास होता है एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। ये होता है हमारे पास कम्बिनेशन। और जो दूसरा होता है परम्यूटेशन, वो हमारे पास होता है एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल। उसके अंदर ना हम ये चीज़ नहीं करते, एन माइनस आर फैक्टोरियल। अच्छा, अब ये चीज़ ना करने की वजह से ही हमें पता चल जाएगा कि हमने कहाँ पे परम्यूटेशन की तरफ जाना है और कहाँ पे कॉम्बिनेशन की तरफ जाना है। अच्छा, कहीं पे मैं चीज़ों को कॉम्प्लिकेट कर रहा हूँ तो मुझे लाजमी बताइएगा कि सर आप ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं, थोड़ा सा आसान अल्फाज में बताएं। अच्छा। अच्छा, अब कहाँ पे हम लोग कॉम्बिनेशन की तरफ जाएंगे और कहाँ पे परम्यूटेशन की तरफ जाएंगे, इस चीज़ को हम डिस्कस करते हैं। ठीक है। अब मेरे पास ना एक टीम है एक्स, एक टीम है वाई और एक टीम है जी। इस तरह मेरे पास टीम्स हैं। और मैंने ना इस तरह उनके आपस में मैच रखने हैं कि दो टीम्स आपस में खेल रही हैं। ठीक है, एक तो मतलब एक्स है तो उसके साथ दूसरी कोई टीम खेल रही है, फिर वाई के साथ कोई और खेल, इस तरह आपस में दो टीम्स। तो मैंने बताना है कि टोटल इसके कितने कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, कितने इसके अरेंजमेंट्स बन सकती हैं, कितने इसके, कितनी तरह से, हाउ इन हाउ मेनी वेज कैन आई चूज दिस टीम्स। ठीक है, कि वो डबल टीम्स हों, डबल लोगों की टीम्स हों, डबल टीम का मैचेस हों। ठीक है। तो दूसरी सिचुएशन मैं रखता हूँ, वो ये रखता हूँ कि दूसरी तरफ मेरे पास ये है कि मेरे पास डिजिट हैं, फॉर एग्जांपल 1, 2 एंड 3, और इनसे मैंने 2 डिजिट वाले नंबर बनाने हैं। ठीक है। दो सिचुएशन है मेरे पास। एक सिचुएशन ये है कि मैंने टीम चूज करनी है, दो दो लोगों, दो दो टीम्स का मैच करना है आपस में। और अच्छा, परम्यूटेशन के फार्मूला में कह रहे हैं कि एन माइनस आर आता है। अच्छा, इसको मैं चेक करता हूँ मेरे ख्याल से। लेट मी चेक। ओके, थैंक यू। ठीक है, एन माइनस आर ही आता है। थैंक यू सो मच सर फॉर करेक्शन। जो हमारे पास परम्यूटेशन का फॉर्मूला बनेगा ना, उसमें हमारे पास बनेगा एन माइनस आर। अच्छा, मैं ना ज़्यादातर परम्यूटेशन का फार्मूला यूज़ नहीं करता, ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। क्या फंडामेंटल काउंटिंग प्रिंसिपल को ही इसकी जगह यूज़ कर ले, इसलिए मुझे ये जहन में नहीं है। इसकी जगह आएगा एन एन और एन माइनस आर फैक्टोरियल। ये मैं ज़्यादातर यूज़ नहीं करता। मैं ना फंडामेंटल काउंटिंग प्रिंसिपल से ही परम्यूटेशन का सवाल कर लेता हूँ, इसलिए मुझे दिमाग में नहीं था। अच्छा, अब हमारे पास ना ये दो सिचुएशन है। तो इसमें अब आप मुझे अपना आइडिया दें कि कौन सा क्वेश्चन है जो परम्यूटेशन का आपको लग रहा है और कौन सा क्वेश्चन जो है हमारे पास कॉम्बिनेशन का लग रहा है। फॉर एग्जांपल इसको मैं कह देता हूँ, जो पहले वाला है ये मेरे पास है क्वेश्चन 1, कि जिसके अंदर मेरे पास 3 टीम्स हैं डिफरेंट, और उनको मैंने मैच कराने हैं आपस में। तो मैंने बताना है किस तरह कितने उनमें मैं अरेंजमेंट कर सकता हूँ। इसको मैं कह देता हूँ क्वेश्चन 2। 3 डिजिट्स हैं, उनके 2 डिजिट वाले नंबर बनाने हैं। अच्छा, 1 to 3 वाला कॉम्बिनेशन का है। ओके, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि हम कैसे थोड़ा सा इसको देखते हैं कि कैसे हमें पता चलेगा कॉम्बिनेशन है या परमुटेशन है। इसमें ना एक चीज़ आती है ऑर्डर, कि ऑर्डर मैटर कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, तो डिस्कस कर लेते हैं इस चीज़ को। अच्छा, इन टीम्स को अगर हम देखें ना, तो इनके जो मैं अरेंजमेंट बनाता हूँ अगर, तो ये एक तो बन जाता है एक्स वाई। ठीक है, फिर एक बन जाता है एक्स जी, फिर एक बन जाता है वाई एक्स, फिर एक बन जाता है वाई जी, फिर एक बन जाता है जी एक्स, और एक बन जाता है जी वाई। टोटल ये इसके ना कॉम्बिनेशन बन जाते हैं। लेकिन अगर आप इस चीज़ में गौर करें तो इसमें ना हमारे लिए ऑर्डर जो है वो मैटर नहीं कर रहा। ठीक है, अगर मैं लिख रहा हूँ ना एक्स वाई, कि एक टीम है कि
एक्स एक तरफ खेल रही है और वाई एक तरफ खेल रही है, और मैं बात करूं कि वाई एक तरफ खेल रही है और एक्स एक तरफ कर रही है, तो इन दोनों बातों में कोई डिफरेंस नहीं है मेरे ख्याल से। इस तरह मैं कहूँ कि एक तरफ एक्स टीम खेल रही है, एक तरफ जी टीम खेल रही है, ठीक है, और साथ में मैं कह रहा हूँ कि एक और मैच में कराऊंगा जिसमें एक तरफ जी खेल रही है और एक तरफ एक्स खेल रहे हैं। तो ये दोनों जो है ना, इनमें भी मेरे ख्याल से कोई डिफरेंस नहीं है, और इसी तरह इन दोनों में भी कोई डिफरेंस नहीं है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे ऑर्डर डज नॉट मैटर। ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है कि एक्स पहले आ रहा है या वाई पहले आ रहा है, ठीक है। जिस जगह पे हमारे पास ऑर्डर मैटर नहीं करता उसको हम कहते हैं कि ये कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। अब दूसरी सिचुएशन है ना जो, इसके अंदर मैंने 2 डिजिट वाले नंबर बनाने हैं। जैसे 1 और 2 है तो मैं इसको 1 2 कर सकता हूँ, 1 3 कर सकता हूँ, 2 1 2 3, 3 1 3 2। अब जो है ना यहाँ पे 1 3, इसको हम 13 बोलेंगे, और इसको हम बोलेंगे 31, इसको हम बोलेंगे 12, और इसको बोलेंगे 21, इसको बोलेंगे 23, इसको बोलेंगे 32। यानी यहाँ पे ऑर्डर मैटर्स, ठीक है, कि फर्क पड़ रहा है कि पहले कौन सा आ रहा है बाद में कौन सा आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे कि ये है परम्यूटेशन, ठीक है। अगर आप लोग गौर करें फार्मूला में, तो जो हमारे पास परम्यूटेशन का फार्मूला है ना, उसका डिनोमिनेटर जो है उसमें है n - r फैक्टोरियल, और जो हमारे पास कम्बिनेशन है ना उसमें आर फैक्टोरियल भी है साथ में। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि कम्बिनेशन में कम वैल्यूज होंगी, क्योंकि उसका डिनोमिनेटर ज़्यादा है, डिनोमिनेटर की ज़्यादा वैल्यू है। तो जो ओवरऑल कम्बिनेशंस की वैल्यू वो कम होंगी, और हमें कम ही चाहिए क्योंकि हम कह रहे हैं एक्स वाई और वाई एक्स सेम है। तो उसको कम करो भाई, वाई एक्स को नहीं काउंट करो। तो इसका मतलब कि हम डिनोमिनेटर में एक ज़्यादा डिनोमिनेटर को बढ़ाएंगे, उसके अंदर आर फैक्टोरियल ऐड करेंगे परम्यूटेशन की निस्बत। तो ये हमारे पास कम्बिनेशन का क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो इस चीज़ की समझ आ गई है, ऑर्डर मैटर्स डजंट मैटर, और परम्यूटेशन है ये क्या है इस तरह। ओके ठीक है। इस चीज़ की ना समझ आना बहुत ज़रूरी है, यही जीआरई में टेस्ट होगा कि आप एंड टाइम पे बस ये देख समझ लें कि ये कम्बिनेशन का क्वेश्चन है या परम्यूटेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। अब ना हम एक तो क्वेश्चन देखते हैं, फिर हम रिस्ट्रिक्शंस की तरफ जाते हैं कि अगर मेरे पास कोई रिस्ट्रिक्शन आ जाए तो फिर क्या करना चाहिए, और डिजिट्स के थोड़े कम्बिनेशंस बना के देखते हैं। इसका वेटेज जीआरई में क्या है, कम है इसका, जैसे अरिथमेटिक का ज़्यादा होता है, कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन के कम होते हैं। लेकिन अगर आप अच्छे मार्क्स की तरफ जा रहे हैं तो ये टेस्ट होता है आपसे, मतलब काफ़ी, काफ़ी तो नहीं, यानी अच्छे मार्क्स लेने हैं तो फिर सारे ही सही करने हैं ना। और परसेंटाइल्स ड्रॉप हो गई हैं बहुत ज़्यादा अभी जीआरई में, तो इसलिए ये टॉपिक सीखना ज़रूरी है। और इतना मुश्किल नहीं है अगर इसको सही तरह से सीखा जाए। अगर आप किसी किताब से डायरेक्ट पढ़ना शुरू कर देंगे एटीएस की बुक से या किस, तो आपको ये मुश्किल लगेगा, क्योंकि वहाँ पे इस तरह एक्सप्लेन नहीं किया गया होता। बस फार्मूला डायरेक्ट बता देते हैं, ऑर्डर डजंट मैटर मैटर, वो बंदा वहाँ से पढ़ा होता समझ ही नहीं आ रही होती। मुझे तो पहली बार कम्बिनेशन कम्बिनेशन परम्यूटेशन जो मैंने पढ़ा था, तो इधर सेशन में ही पढ़ाया गया था बुक से मैनहट्टन की, तो मुझे बिल्कुल ही समझ ही नहीं आती थी कौन से क्वेश्चन में मैंने कम्बिनेशन करना है, कौन से पे परम्यूटेशन करना है। तो अगर आप समझ लें ये चीज़ तो फिर बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। अच्छा, मैं क्वेश्चंस अभी शेयर करता हूँ, बेसिक लेवल के क्वेश्चंस। दरअसल में लाइट भी गई हुई है पाकिस्तान का, माशाल्लाह नेट भी बहुत अच्छा हो गया है। अच्छा, इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करें कि एक आइसक्रीम ट्रक है जिसके अंदर 8 टाइप्स ऑफ फ्लेवर्स हैं, और सहीरा वांट्स टू चूज 4 of them to try and will eat the ice creams in the order she chooses them. How many different menus could she create?
अब इसको सोचें कि यहाँ पे परम्यूटेशन आएगा या कम्बिनेशन आएगा, और इसको ट्राई करें आप लोग। अच्छा, जब क्वेश्चन आप लोग पढ़े ना, कोई भी किसी भी किस्म का कोई भी टॉपिक हो, कुछ भी हो, उसमें आपको समझ ना आ रही हो कि मैंने क्या करना है, तो ना उसको थोड़ी अपने या तो मतलब नंबर फीडिंग करनी शुरू कर दें उसमें। जैसे अलजेब्रिक कोई इक्वेशन है और आपको समझ नहीं आ रही इसके क्या पॉसिबल आउटकम्स होंगे, तो उसके अंदर ना नंबर फीडिंग शुरू कर दें कि मतलब 2 डालें, 4 डालें, 8 डालें, 10 डालें, इस तरह नंबर ट्राई करें। और अगर इस तरह कोई स्टेटमेंट है तो उसमें सिचुएशंस डिफरेंट बना लें, जैसे 8 डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ आइसक्रीम, वांट टू चूज 4। तो कोई भी 4 फ्लेवर सोच लें, मैंगो, वनीला और बनाना, एप्पल, और फिर देखें कि क्या इसको मैं मतलब कम्बिनेशन करने की ज़रूरत है या परम्यूटेशन करने की ज़रूरत है। अच्छा सर, है तो शाम ने ट्राई किया सी आंसर इसका, ओके। अच्छा, मैं क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना चाह रहा, बस ये पूछना चाह रहा हूँ कि मतलब कॉम्बिनेशन लगेगा या परम्यूटेशन, क्योंकि फिर टाइम थोड़ा कम है। सिर्फ सर बताइएगा कि आपने मतलब परम्यूटेशन से सॉल्व किया, ओके ठीक है। क्या था इसमें एग्जैक्टली इसमें कॉम्बिनेशन से? परम्यूटेशन का नहीं नहीं, अब देखिए ना इसके अंदर ये लाइन पढ़े आप। Sahira wants to choose 4 of them to try and we eat the ice cream in the order she chooses them। ये जो ऑर्डर लिखा हुआ है ना, ये सारी कहानी है। हाँ, लेकिन हम आइसक्रीम में ये तो नहीं कर सकते हो कैसे? देखिए मैं अब आपको बताता हूँ। जैसे पिछला था ना, हमारे पास एक्स टीम थी और वाई टीम थी और जी टीम थी, तो हम कह रहे थे एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स, ठीक है। यानी ये दोनों चीज़ें सेम है, इनको एक ही बार काउंट करो, ठीक है। लेकिन जो दूसरी सिचुएशन थी ना, 1 2 3, तो उसमें था 1 3 और 3 1। तो मैं कह रहा था ये दोनों इक्वल नहीं है, इनको 2 बार काउंट करो, ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। लेकिन अब इस चीज़ में इसको हम कहेंगे परम्यूटेशन और इस चीज़ में कहेंगे कम्बिनेशन, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर डजेंट मैटर, यहाँ पे मैटर्स, ठीक है। इसमें मैं कहूँगा इसको एक बार काउंट करो, इसमें मैं कहूँगा इसको 2 बार काउंट करो। इतनी बात समझ आ गई? यस। हाँ, अब आपने ना मेरे साथ रहना है और माइक अनम्यूट रखें, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट मैं समझा दूँ बिल्कुल डीपली। आपको फिर बिल्कुल भी परेशानी ना हो, वरना फिर आप परेशान रहेंगे एंड तक ही, GRE पहुंच जाएगा सर पे, आपको एक इंटिमिडेटिंग लगेगा, ठीक है। अभी आपने क्लियर करना है, बिल्कुल मुझसे क्रॉस क्वेश्चन करनी है, ठीक है। अब देखें यहाँ पे इसको हम उर्दू में करते हैं। एन आइसक्रीम ट्रक ऑफर्स 8 डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ आइसक्रीम, ठीक है। तो 8 फ्लेवर्स आ गए मेरे पास, ठीक है, टोटल। यानी एन मेरे पास जो है ना 8 आ गया, जो भी टोटल होगा ना उसको मैं कह दूंगा ये एन है। सीरा वांट टू चूज 4 ऑफ देम टू ट्राई, उसने उसमें से ना 4 चूज करने हैं, ठीक है। एंड ईट द आइसक्रीम इन ऑर्डर शी चूजेज देम। और जो आइसक्रीम उस ऑर्डर में ईट करेगी जिसमें उसने चूज किया है, ठीक है। यानी उसने 4, मैं कहता हूँ वनीला, मैंगो, बनाना, एप्पल। तो अगर उसने पहले वनीला चूज किया ना, तो पहले वो वनीला ही खाएगी, ठीक है। और फिर उसने अगर मैंगो चूज किया तो फिर वो मैंगो ही खाएगी, फिर बनाना चूज किया तो बनाना खाए। ऐसे नहीं करेगी कि अगर उसने पहले वनीला चूज किया है, तो वो पहले मैंगो खा ले और तीसरे नंबर पे वनीला खा ले, इस तरह वो नहीं करेगी, ठीक है। हाउ मेनी डिफरेंट मेन्यूज शुड शी क्रिएट। अब इसके जो ऑर्डर की वजह से मसला बना है ना यहाँ पे, वो ये बन गया है कि जो VMBA है ये चीज़, और MVBA ये चीज़ दोनों डिफरेंट हो गई, ठीक है। इसी यस। तरह हमारे पास BMVA ये भी डिफरेंट हो गया, ठीक है। यानी ये चीज़ें डिफरेंट, और इनको अगर हमने देखना है ना कि टोटल कितने बनते हैं, तो हम देखेंगे 1 2 3 4, 4 फैक्टोरियल, ठीक है। यानी जितने नंबर हैं उसके आगे फैक्टोरियल लगा दूंगा, ठीक है। ये लेटर्स वाला मैंने भी समझाना तो उसमें मैं आया नहीं था, तो ये लेटर्स वाला भी साथ समझ लें कि अगर लेटर्स है ना और आपने देखने कितनी दफ़ा अरेंज होंगे, तो उनको गिने और उनका ये ऐसे लिख दें 4 फैक्टोरियल, ठीक है। तो अब यहाँ पे ना क्या हो रहा है कि इसकी ये सारी चीज़ें ना डिफरेंट हो रही हैं, इसका मतलब है ऑर्डर मैटर्स। जब ऑर्डर मैटर होगा तो ये वाली चीज़ लगेगी, परम्यूटेशन। अभी क्लियर हो गया सर आपको? यस।
ओके, अगर क्लियर नहीं हुआ तो मुझे बताएं प्लीज़, इसको क्लियर करना ज़रूरी है। क्योंकि मेन चीज़ है ये, आपको फार्मूला भी आएगा, आता होगा, याद तो हो जाएगा, और आपको सारी चीज़ें आती होंगी, लेकिन ये पता करना ना कि ये क्या करना है, इधर कम्बिनेशन करना है या परम्यूटेशन करना है, यही मेन चीज़ है, और कुछ भी नहीं है। अच्छा, अब इसको ट्राई करें। अच्छा, इस क्वेश्चन को मैं ट्रांसलेट करता हूँ, अभी टाइम असल में इतना नहीं है कि वेट करूँ। हमारे पास ना 6 फ्लेवर्स हैं आइसक्रीम के। एक सेकेंड, सॉरी। अच्छा, 6 फ्लेवर्स हैं आइसक्रीम के, और हमारे पास आइसक्रीम के और 8 फ्लेवर्स, 8 हमारे पास ड्रिंक्स के हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है, 2 फ्लेवर्स ऑफ आइसक्रीम चूज करना है, और 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रिंक्स। अब इसने हमें नहीं बताया हुआ इसके अंदर कि ये हमारे पास कोई ऑर्डर मैटर कर रहा है कि नहीं कर रहा, कोई उसने ऑर्डर में ही, जो ये बंदा है इसने ऑर्डर में ही खाना है, कि अगर उसने पहले वनीला, पहले उसने अगर सॉरी वनीला पकड़ा है, तो उसने पहले वनीला ही खाना है और फिर मैंगो खाना है, ऐसी कोई बात नहीं है। इसके अंदर ना ये दोनों चीज़ें सेम होंगी, मतलब ये पहले वनीला मैंगो खाता है या मैंगो मैंगो वनीला खाता है, तो ये चीज़ सॉरी, ये चीज़ सेम होगी, एक ही फ्लेवर बनेगा। तो इसके लिहाज से अब आप क्वेश्चन को सॉल्व करें कि ये कैसे सॉल्व होगा। आपके पास 30 सेकेंड्स हैं, ज़्यादा टाइम नहीं है। एग्जैक्टली exactly, इसको हम ना कॉम्बिनेशन से करेंगे, ठीक है, क्योंकि ना मैटर नहीं कर रहा ऑर्डर, तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन आ जाएगा। अब कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला मैं किस तरह लगाऊंगा, कि आइसक्रीम के साथ मैं कह दूंगा कि टोटल 6 हैं और 2 चूज़ करनी है। इस तरह मैं कह दूंगा कि टोटल 8 हैं ड्रिंक्स और 2 चूज़ करनी है। अब इस फार्मूला को ना, मैं अब आप लोगों को एक शॉर्ट तरीका बताता हूँ। एक तो होता है कि मैं इस फार्मूला को ना ऐसे लिखूँ कि अब ये मेरे पास है ना 6 चूज़ 2, तो एक तो मैं इसको ऐसे लिखूँ कि 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल और मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल, ठीक है, यानी n फैक्टोरियल ऊपर लिखा मैंने, और नीचे लिखा मैंने r फैक्टोरियल और n-r फैक्टोरियल, ठीक है। एक तो इसका तरीका ये लिखने का कि मैं इसको फिर खोलूँ ऐसे, 6, 5, 4, 3, 2, 1, और नीचे मैं इस तरह लिखूँ 2, 1, 4, 3, 2, 1। ये बड़ा ना लेंथी बन जाता है, खास तौर पे जो हमारे पास ये वैल्यू ज़्यादा होती है, फॉर एग्जाम्पल 20 होती है ये कुछ। तो इसका जो शॉर्टकट तरीका है ना, वो है फर्स्ट आर वैल्यूज ऑफ एन डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल। ये फार्मूला आप लोग याद कर लें, इससे क्या होगा कि मैं इस लंबे प्रोसेस से बच जाऊंगा, ठीक है। अब इसका जो क्या बनता है आउटपुट, वो ये बनता है कि ये 4, 3, 2, 1 इससे कैंसिल हो जाता है, और पीछे बचता है मेरे पास 6, 5 और 2, 1, ठीक है। तो अगर मैं इस फॉर्मूला को इस तरह देखूँ ना, फर्स्ट आर वैल्यूज ऑफ एन, तो आर फर्स्ट 2 वैल्यूज ऑफ 6 फैक्टोरियल मैंने देख लेनी है, ठीक है। तो ये बन जाएंगी 6 और 5, फर्स्ट आर वैल्यूज, और डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, यानी मैं इस सारी चीज़ से जंप करके ना डायरेक्ट इस स्टेप पे आ सकता हूँ, अगर मुझे ये चीज़ याद हो, ठीक है। ये शॉर्टकट है, ये आप लोग याद कर लें, टाइम सेविंग है ये काफ़ी। अच्छा, अब इसके अंदर ना हमारे पास अगर हम इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन को फर्दर, तो हमारे पास ये कह रहा था कि कम्बिनेशंस तो हमने पता चला लिया कि है, ठीक है। अब इसकी वैल्यूज़ अगर मैं देखता हूँ, जैसे सर शाम ने कैलकुलेट की हैं, 15 और 28 सर कह रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये आ गया कि हम आइसक्रीम चूज़ कर सकते हैं 15 वेज में, और ड्रिंक चूज़ कर सकते हैं 28 वेज में, ठीक है। तो अब मैंने पता चलाना है
कि अब मैं इनको क्या करूंगा, आपस में ऐड करूंगा या मल्टीप्लाई करूंगा? आप लोगों का क्या ख्याल है, मुझे इसको मल्टीप्लाई करना चाहिए या ऐड करना चाहिए? सर ऐसे मल्टीप्लाई करना चाहिए क्योंकि एग्जैक्टली मल्टीप्लाई करना चाहिए, जैसे हमने वो किया था ना पहले, कि जितने कलर थे और जितनी वो टायर की किस्में थी जो था सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया था। तो इसमें आ भी एंड रहा है आपस में, लेकिन एंड और चीज़ों को छोड़ें, कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है, ठीक है? क्योंकि वो टर्मिनोलॉजीज जो है ना वो ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चन उसी तरह से बनाओ। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं फिर अगले कॉन्सेप्ट पे जाते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन को ट्राई करें। अ डिपार्टमेंट सर्टेन कंपनी contains 4 sales personnel and 3 engineers. Okay. If a manager needs to select 4-person team, how many teams can be created that include at least one engineer? 4-person team चूज करनी है, आर तो हमारा 4 है, और हाउ मैनी टीम्स कैन बी क्रिएटेड, यानी हाउ मैनी मतलब कम्बिनेशंस कह लें या चीज़ें कह लें बनेंगी, दैट इट इंक्लूड एटलीस्ट वन इंजीनियर। इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे क्या से होगा ये। अब ये जैसे वो प्रोबेबिलिटी में नहीं मैंने बताया था कि अगर आपने वो एटलीस्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है ना, तो आप नो वाली चीज़ फाइंड आउट करें और उसको वन में से माइनस कर दें। अब वही प्रोबेबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट कॉम्बिनेशंस में भी अप्लाई होता है। इस क्वेश्चन को ट्राई करें, अगर आप लोग इसको कोई फाइंड फाइंड आउट करते हैं तो प्लीज़ मुझे बताएं। ओके। अच्छा, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आप लोगों के ख्याल से इसके अंदर कम्बिनेशन यूज़ होगा या फिर इसके अंदर परमुटेशन यूज़ होगा? 4 सेल्स पर्सनल हैं और 3 इंजीनियर्स हैं। ठीक है, इसके अंदर कॉम्बिनेशन यूज़ होगा, क्यों? क्योंकि 4 सेल्स पर्सनल जो हैं हमारे पास, वो कोई आपस में डिफरेंट नहीं है, वो सारे सेल्स पर्सनल ही हैं। यानी ये नहीं है कि उनमें से एक जो है वो कोई सीनियर है, एक उससे मतलब मिडल में आ रहा है कोई, और एक जूनियर लेवल पे, ऐसे नहीं है, सारे चारों सेल्स पर्सनल बराबर हैं इस क्वेश्चन में। इसी तरह तीनों इंजीनियर्स जो हैं वो बराबर हैं, कोई ऐसे नहीं कि कोई जूनियर इंजीनियर है, कोई सीनियर इंजीनियर है, कोई मिड मैन है, इस तरह कोई बात नहीं। तो इसलिए इसमें कम्बिनेशन यूज होगा, लेकिन इसके अंदर आगे एक चीज जिसको हम कह यहाँ पे देखते हैं कि एटलीस्ट वन इंजीनियर होना चाहिए। ठीक है, तो इसके अंदर क्या हो सकता है कि एक तो मैं ऐसी टीम चूज करूं, ठीक है, अब टोटल मेरे पास जो है ना 4 सेल्स पर्सनल एंड 3 इंजीनियर्स। ठीक है, तो अब मैंने एक तो मेरे पास ये बन सकता है, अगर मैं इसके वो बनाऊँ ना पॉजिटिव, मतलब एक से ज़्यादा इंजीनियर वाले, तो एक इंजीनियर वाला बन गया, 2 इंजीनियर वाला बन गया, 3 इंजीनियर वाला बन गया, 4 इंजीनियर वाला बन गया, ये सारे बन गए। तो आसान हल ये है कि मैं इसके ना टोटल कॉम्बिनेशंस निकालूं, जैसे प्रोबेबिलिटी में मैंने किया था, और ना सिर्फ उसमें से ना जीरो इंजीनियर वाली जो चीज़ है ना उसको माइनस कर दूं, तो मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। इस बात की समझ आई है कि जैसे प्रोबेबिलिटी में हमने किया था ना कि एटलीस्ट एक हेड आना चाहिए, तो हमने जीरो हेड वाली प्रोबेबिलिटी निकाली और उसको वन में से टोटल में से माइनस कर दिया, 100% से माइनस कर दिया। इसी तरह टोटल कम्बिनेशन निकालें और जो जीरो इंजीनियर वाली सिचुएशन है ना उसको निकाल लें और टोटल में से माइनस कर दें, तो 1 2 3 4, एक से एक या उससे ज़्यादा सारे इंजीनियर जो हैं उसकी सारी वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है। अच्छा, अब अगले कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कीजिएगा अपने टाइम में, क्योंकि 5:36 हो गए हैं, अभी हमने बहुत चीज़ें कवर करनी है। अच्छा, अब मेरे पास ना एक चीज़ आती है जिसको मैं ना कहता हूँ कि मैं डिजिट्स के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे पास ना एक क्वेश्चन आता है कि मैंने ना 3 डिजिट नंबर बनाने हैं, 3 डिजिट्स वाले नंबर बनाने हैं, और पॉजिटिव नंबर्स हैं सारे, तो कितने हो सकते हैं वो?
तो इसके लिए ना मैं क्या करूँगा, फंडामेंटल काउंटिंग प्रिंसिपल भी कर सकता हूँ, परम्यूटेशन भी कर सकता हूँ। ठीक है। मैं ना ऐसे तीन लाइनें बना लूंगा कि 3 डिजिट वाला नंबर होना चाहिए। ठीक है। अब इसके अंदर ना मेरे पास जो मैंने देखना है, मेरे पास डिजिट्स हो, सैंपल स्पेस क्या है, सैंपल क्या है जहाँ से मैं चीज़ें ले सकता हूँ। जैसे पहले तो मुझे पता था ना कि 4 इंजीनियर हैं, यहाँ पे मेरे पास डिजिट्स सैंपल। तो डिजिट्स मेरे पास क्या क्या होते हैं, 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, ये मेरे पास डिजिट होते हैं। ठीक है। तो टोटल मेरे पास जो डिजिट्स होते हैं वो होते हैं 10। अब मैंने 3 डिजिट नंबर बनाना है, तो सबसे पहले मैं क्या देखूंगा, फॉर एग्जाम्पल अभी एक इस जीरो को फॉर एग्जाम्पल भूल जाएं। आप कहीं सोचें यहाँ पे मेरे पास ना टोटल जीरो नहीं है, 9 डिजिट्स हैं, फिलहाल के लिए भूल जाएं एक चीज समझाने के लिए। ठीक है, फिर उस पर आते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर क्या होगा कि मैंने सबसे पहले देखूंगा पहले वाले जो जगह है उसमें मैं कितने डिजिट्स जो हैं वो फिट कर सकता हूँ। तो पहले वाली जगह में मैं 9 9 डिजिट्स हैं मेरे पास टोटल, तो मैं 9 के 9 यहाँ पे फिट कर सकता हूँ। ठीक है। अब क्वेश्चन में मुझे ये नहीं उसने कहा हुआ कि डिफरेंट डिजिट्स होने चाहिए। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं हुई हुई। ठीक है, अगर तो ये डिफरेंट डिजिट वाली बात नहीं हुई हुई तो मैं यहाँ पे भी 9 लिख दूंगा और यहाँ पे भी, सॉरी यहाँ पे हाँ 9 लिख दूंगा, अगर जीरो नहीं है मेरे पास, और यहाँ पे भी 9 लिख दूंगा। ठीक है, अगर मेरे पास ये वाली बात नहीं हुई हुई। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास स्टेटमेंट में उसने लिखा हुआ है कि सारे डिजिट्स डिफरेंट होने चाहिए। ठीक है, फिर मैं क्या करूंगा, पहले मैं लिखूंगा 9। अब मेरे पास जो है ना इन सब में से एक यूज हो गया जब, तो पीछे मेरे पास बच गए 8 डिजिट्स। ठीक है, इन सब में से ना एक यूज कर लिया मैंने, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 8। अब इन सब में से मैंने दो यूज कर लिए, पीछे बच गए 7, तो इस तरह लिख के आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, अगर डिफरेंट डिजिट वाली बात हुई भी है। अच्छा, अब जो मैंने बात की थी ना कि जीरो वाली, अब समझें कि जीरो है हमारे पास। ठीक है, मतलब समझे नहीं, जीरो होगा, ये मैंने सिर्फ एक चीज समझानी थी कि हम कैसे कैलकुलेशन कैसे करेंगे। ठीक है, अब जीरो हमारे पास होगा, टोटल बनेंगे हमारे पास 10 डिजिट्स। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास क्वेश्चन है कि 3 डिजिट नंबर बनाना है। ठीक है, और हमारे पास डिजिट सारे डिफरेंट होने चाहिए। ठीक है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम ना पहले वाला देखेंगे कि पहले वाले में हम कितने डिजिट्स रख सकते हैं। अब हमारे पास टोटल डिजिट्स हैं 10। ठीक है, तो पहले में आप लोगों के ख्याल से कितने डिजिट रख सकता हूँ मैं, प्लीज मुझे हेल्प कीजिएगा। और 9। 9 रख सकता हूँ एग्जैक्टली, क्योंकि ना मैं पहले वाले में ना जीरो नहीं रख सकता। अगर मैं पहले वाले में जीरो रखूंगा ना तो क्या होगा कि जो मेरे पास नंबर बनेगा ना अल्टीमेटली वो 2 डिजिट वाला नंबर बनेगा। ठीक है, इसलिए जीरो नहीं रख सकता, जीरो को माइनस किया, 10 रख सकता हूँ। दूसरे वाले में मैं कितने रख सकता हूँ अब, अगर दूसरा डिफरेंट होने वाला चाहिए। 9। दूसरे वाले में 9 रख सकता हूँ, क्योंकि ना मैंने पहले कोई नंबर यूज किया है ना, तो वो मैंने कहा जीरो नहीं है, बाकी सब में से कोई है। लेकिन दूसरे वाले में मैं जीरो को भी काउंट करूंगा। ठीक है, अगर यहाँ पे मेरे पास जीरो आता है तो ये नंबर 3 डिजिट ही रहता है। ठीक है, कोई भी यहाँ पे नंबर आ जाता है एंड पे, अगर सेंटर में जीरो है ना तो मेरे पास ये 3 डिजिट, तो यहाँ पे भी 9। तीसरे वाले में मैं कितने रख सकता हूँ, तीसरे वाले में 1। 8 रख सकता हूँ। ओके, नाइस। तो ये जो आंसर आएगा ना, ये मेरे पास 3 डिजिट टोटल नंबर आ जाएंगे। अब फॉर एग्जाम्पल यहीं पे हम एक चीज क्लियर करते हुए चलते हैं कि मेरे पास डिफरेंट डिजिट नहीं लिखा हुआ। अब आप लोग सॉल्व करवाएं कि पहले वाले डब्बे में कितने नंबर आ सकते हैं 10 में से। तो पहले वाले में वही 9 आएंगे। 9 आएंगे, दूसरे में, दूसरे में 10 आ जाएंगे और तीसरे में 10। तीसरे में भी 10 आ जाएंगे एग्जैक्टली exactly। अब जो हमारे पास क्वांटिटी आएगी ना, ये हमारे पास आ जाएगी कि हमारे पास कोई अगर रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अच्छा, अब रिस्ट्रिक्शन में ना जब कोई हमें रिस्ट्रिक्शन दी हुई हो तो उसमें ना हम मोस्ट, जो सॉल्व करने का तरीका होता है ना, हम मोस्ट रिस्ट्रिक्टेड से शुरू करते हैं। ठीक है, और फिर हम जाते हैं लीस्ट रिस्ट्रिक्टेड की तरफ। ठीक है, ये हमारे पास होता है। अब फॉर एग्जांपल मैं इसको इस तरह कहता हूँ, सिचुएशन ये देता हूँ कि ना आपने मुझे बताना है कि लेस देन 1000, हाउ मैनी, सॉरी हाउ मैनी ऑड इंटीजर्स विद डिफरेंट डिजिट्स। अच्छा, लेस देन 1000 तो मुश्किल हो जाएगा,
इसको मैं कहता हूँ कि 901 से लेके 1000 तक कितने, 9,001 से लेके 1001 तक एक्सक्लूडिंग ऑफ 1000 यानी 999 तक, 901 से 999 तक कितने ऐसे नंबर हैं जो कि ऑड हैं। इसको अब हम कैसे करेंगे, हम देखेंगे। अच्छा, तीन नंबर है ना हमारे पास, तो मैंने तीन डब्बे बना लिए और सैंपल स्पेस मेरे पास यही आ गई। अब मुझे बताएं कि इस पहले डब्बे में कितनी वैल्यूज आएंगी। मैंने बताना है ऑड इंटीजर्स। ये बताएं सबसे पहले हम किस डब्बे से, किस बॉक्स से, किस स्पेस से शुरू करेंगे। जैसे मैंने बोला ना, मोस्ट रिस्ट्रिक्टेड से शुरू करना है। तो ऑड इंटीजर मतलब इस क्वेश्चन को ना मैं ऐसे कह सकता हूँ कि जो मेरी आखिरी वैल्यू है ना वो ऑड होनी चाहिए। ठीक है, तब वो ऑड इंटीजर होगा। अगर आखिर में 2 आ रहा है या 4 आ रहा है या 6 आ रहा है तो वो ऑड नहीं होगा, लास्ट नंबर ऑड होना चाहिए। ठीक है, अब मुझे बताएं कि मुझे किस बॉक्स से शुरू करना चाहिए, फिल करना है इसको। सर लास्ट। एग्जैक्टली exactly. मेरे पास लास्ट में लिमिट आई हुई है, ठीक है, कि मेरे पास ऑड इंटीजर होना चाहिए, तो वो रिस्ट्रिक्टेड बॉक्स बन गया है। लेकिन उससे भी ज़्यादा एक रिस्ट्रिक्टेड बॉक्स है, क्योंकि मेरे पास मुझे नंबर सिर्फ बताने हैं 901 से लेके 999 तक। तो एक और रिस्ट्रिक्टेड बॉक्स है उससे भी ज़्यादा, वो तो वो कौन सा है। फर्स्ट वाला हो जाएगा, उसमें फर्स्ट एक ही वाला है, वैल्यू है। एक ही वैल्यू आ सकती है। एग्जैक्टली exactly. तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे 1 आ गया। ठीक है, जो कि 9 होगा। तो मेरे पास जो टोटल 10 थे ना उसमें से मैंने एक यूज़ कर लिया, पीछे बच गए 9। ठीक है, अब मुझे बताएं कि डिफरेंट डिजिट्स होते हुए यहाँ पे तीसरे बॉक्स में कितनी वैल्यूज रख सकता हूँ मैं। 5। ओके, नहीं नहीं, ऑड रखना है ना सर हमने। यस सर। तो 1 लास्ट में 3 5 7 और 9, ये 5 वाले कौन है? कितने बन जाते हैं, सॉरी 5 है। मेरे। 5 1 नहीं, 3 हमने 5 9 यूज़ 7। कर लिया ना, 9 हमने यूज़ कर लिया। सर लास्ट में यार यूज नहीं करेंगे, 1000 से कम चाहिए। सॉरी। 1000 से कम वैल्यू चाहिए ना। हाँ, तो वन ओके थाउजेंड ओके। से कम। हाँ, नाइन जस्ट सेवेंटी इन थ्री भी जस्ट। 1000 से कम होगा, 977 भी 1000 से कम होगा। तो इस तरह हम देख सकते हैं। तो अभी आप बताएं कि कितनी वैल्यूज आ सकती हैं लास्ट बॉक्स में। लास्ट में सर अगर हमने डिफरेंट वैल्यू चूज कर दिए तो फिर अगर हमने पहले एक चूज कर ली तो फिर तो हो जाएगा। 4 आएंगे, एग्जैक्टली exactly. अब सेंटर में क्या होगा। सेंटर में हमने वो चूज कर लिए तो फिर हमारे पास 8 आ गया। एग्जैक्टली exactly. ये मतलब रिस्ट्रिक्टेड क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा, अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ऑफिशियल क्वेश्चन है। हाउ मेनी थ्री डिजिट इंटीजर्स ग्रेटर देन 799 आर ऑड एंड हैव नो रिपीटेड डिजिट्स। वही बात है कि ग्रेटर थ्री डिजिट नंबर्स हैं, ठीक है, और ग्रेटर देन 799 है, और उसमें से ऑड कितने हैं। ठीक है, थ्री सैंपल स्पेस बना ली। अब मुझे बताएं सबसे पहले कौन सा बॉक्स फिल करना चाहिए। सर फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला, ठीक है। फर्स्ट वाले में कितनी वैल्यूज आ सकती हैं। 2 है। 2 वैल्यूज आ सकती हैं, ठीक है। लेकिन ना अब ये 2 वैल्यूज तो आ सकती हैं, लेकिन इससे ना हमारा एक फर्क पड़ जाएगा। ठीक है, अब जब मैं लास्ट में देखूंगा तो लास्ट में दो सिचुएशन बन जाएंगी। अब इसके बाद मुझे लास्ट बॉक्स फिल करना चाहिए ना ऑड के लिए। तो यस। लास्ट में ना दो सिचुएशन बन जाएंगे। अगर मैंने यहाँ पे 8 यूज़ किया है
तो फिर और नंबर बन रहा होगा। अगर मैंने यहाँ पे 9 यूज किया है तो वो फिर उस एक वैल्यू कम नंबर बन रहा होगा, ऐसे ही है। यस। तो इस तरह की जब सिचुएशन में हम फंस जाए ना, तो हमें क्या करना चाहिए, दो सैंपल्स बना लेने चाहिए और आपस में प्लस कर देना चाहिए उनको। ठीक है। और अब देखें, इधर अगर मैं कहता हूँ 8 आया और इधर मैं कहता हूँ 9 आया। ठीक है। और बाकी फिर हम इसको उसी तरह सॉल्व कर लेंगे जैसे हमने पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया। ठीक है, इस बात की समझ आ गई? इसको सॉल्व करूँ या बस आगे चलते हैं? पता। ओके। अच्छा, ये क्वेश्चन है, अ वैन मैन्युफैक्चरर सेल्स 9 मॉडल्स ऑफ वैन, 5 of which have a long wheelbase and rest have a short wheelbase. If a company owner needs to buy 4 vans, of which at least 2 must have a long wheelbase, how many selections of 4 vans satisfy the requirements? अच्छा, एक थोड़ा सा एक चीज़ डिस्कस कर लेते हैं, है तो ऑफिशियल नहीं। ओके ठीक है सर। अच्छा, अभी ना हम एक सिचुएशन डिस्कस कर लेते हैं, बस क्लास एंड होने वाली है, लोग भी चले गए हैं, नमाज का टाइम है। लोग थे ही नहीं वैसे, जो थे वो भी चले गए। अच्छा, परम्यूटेशन के जो क्वेश्चन होते हैं ना, क्या इशू आ रहा है? ओके। परम्यूटेशन के जो क्वेश्चन होते हैं ना और दूसरे कम्बिनेशन के क्वेश्चन होते हैं, उनमें ना कुछ कॉमन चीज़ें होती हैं। ठीक है। अगर तो हमारे पास ना टर्म यूज हुई हुई है अरेंज या फिर ऑर्डर, परम्यूटेशन का वर्ड खुद यूज हुआ हुआ है, तो ये मतलब परम्यूटेशन के क्वेश्चन में चीज़ें यूज होती हैं। और अगर हमारे पास ना वर्ड यूज हुआ हुआ है सिलेक्शन, सेलेक्ट, चूज, पिक, हाउ मैनी कॉम्बिनेशंस, और कोई टीम मेंबर्स हैं उनमें से आपने चूज करने हैं या कुछ करना है, तो ये ज़्यादातर कॉम्बिनेशन की चीज़ें होती हैं। ये मतलब ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन मोस्टली मतलब अगर आप एंड टाइम पे पहुंच गए हैं, टाइम कम में आप नहीं अब डिसाइफर कर पा रहे, तो आप ये फार्मूला बस लगा दें, ये चीज़ लगा दें। लेकिन अब एक चीज़ होती है कि ना मेरे पास अब एक फॉर एग्जांपल 4 स्टूडेंट हैं, उनमें से ना मैंने अ, मैं कहता हूँ कि मैंने ना 4 स्टूडेंट्स में से 2 चूज करने हैं मॉनिटर। ठीक है। तो ये मेरे पास बन जाएगा एक, फॉर एग्जांपल एक ये सिचुएशन, और इसी तरह मेरे पास ये 4 स्टूडेंट हैं और इनमें से मैंने एक चूज करना है मॉनिटर और एक मैंने चूज करना है इसमें से परफेक्ट। परफेक्ट होता है, प्रीफेक्ट होता है, क्या होता है, बहुत टाइम हो गया अब। प्रीफेक्ट आई थिंक। और एक मैंने चूज करना है, या 2 चीजें चूज करनी है। अब इन इसमें क्या है कि अब ये जो 4 स्टूडेंट है ना, इनमें से मैंने 2 मॉनिटर चूज करने हैं। अब मैंने एक मतलब फॉर एग्जांपल अली और हमाद को चूज किया, अली और हमजा को चूज किया, और दूसरी तरफ मैंने हमजा और अली को चूज किया, तो ये सेम चीज बनेगी। इसको मैं कहूँगा ये है कॉम्बिनेशन। ठीक है। अब इसमें भी चूज ही कर रहा हूँ मैं, लेकिन क्या है कि मैं अली को मॉनिटर चूज कर रहा हूँ और हमजा को प्रीफेक्ट यूज चूज कर रहा हूँ। ठीक है। और दूसरी सिचुएशन ये है कि अली को सॉरी हमजा को मैं पहले लिख के मॉनिटर चूज कर लूँ और अली को मैं प्रीफेक्ट चूज, ये तो ये दोनों डिफरेंट सिचुएशंस बन जाएंगी। तो ये हो जाएगा क्या कहते हैं, परम्यूटेशन। तो ये चीज़ समझ आई है थोड़ी? यस। ओके चलें। अच्छा, अब इसके अलावा ना प्रोबेबिलिटी के साथ हमने कल कवर किया था लास्ट क्लास में, तो प्रोबेबिलिटी के साथ कॉम्बिनेशन का थोड़ा मिक्स बना के ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि 5 पीपल आउट ऑफ ग्रुप ऑफ 30 हैव नट एलर्जी। अच्छा, कॉम्बिनेशन को ना हम ऐसे भी लिख लेते हैं जैसे भी ये लिखा हुआ है ना, कि जैसे ये मेरे पास है ना 8 6 कम 8 कॉम्बिनेशन 8 चूज 6, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ।
इसको 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 इस तरह भी लिखा जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई करें कि 5 पीपल हैं और ऑटो ग्रुप है नट एलर्जी, जिनको नट एलर्जी है, ठीक है। टोटल हमारे पास हैं 30। 3 पीपल आर सिलेक्टेड एट रैंडम, 3 पीपल हम सिलेक्टेड, अब देखें ना सिलेक्टेड का वर्ड आ गया तो इसका मतलब कम्बिनेशन होगा, जरूरी नहीं है लेकिन मोस्ट प्रोबेबली कम्बिनेशन होगा। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी सिलेक्टिंग 2 पीपल विद अ नट एलर्जी? 5 नट एलर्जी वाले हैं 30 में से, 3 सेलेक्ट कर लें, उनमें से 2 नट एलर्जी वाले एग्जैक्टली होने चाहिए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? तो ये आप लोग ट्राई करना चाहेंगे या मैं इसको सॉल्व करूं? अच्छा, मैं करता हूँ, ठीक है। इसमें यह है कि मैंने ना देख लेना है कि मेरे पास प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स और नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, ठीक है, ऐसे ही है ना हमारे पास। तो इसमें मेरे पास जो नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स है ना, वो तो ये है कि मैंने ना 3 सेलेक्ट करने हैं 30 में से, तो वो तो मैं सीधा सीधा ऐसे लिख दूंगा, 30 में से 3 चूज करने हैं। और जो फेवरेबल आउटकम है वो ये है कि मैंने 5 में से 2 चूज करने हैं। कैसे? कि 2 लोग नट एलर्जी वाले होने चाहिए, टोटल 5 हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा कि मैंने 5 में से 2 चूज करने हैं, और लेकिन साथ में अब टोटल मैंने 3 सिलेक्ट करने हैं, तो एक और बंदा भी चूज करना है। अब वो कितने में से चूज करना है? कि जो 30 लोग हैं ना, उनमें से जो बाकी बच गए हैं ना, उनमें से वो मैंने चूज करना है कि वो नॉन नट एलर्जी वाला बंदा होगा। तो ये मेरे पास बन जाएगा यहाँ पे 25। तो इसको अगर मैं लिखूं तो ये बन जाएगा 5 2, उस तरह से अगर मैं लिखूं 25 1 और 33, ठीक है। ये समझ आ गया? कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी का थोड़ा मिक्सचर यहाँ पे उन्होंने कर दिया है। तो यस। ये इसका ना डी ऑप्शन बन रहा है यहाँ पे, जो मेरे कुछ आंसर से मैच कर रहा है एग्जैक्टली, ठीक है। इसके अलावा ना अब टाइम इतना नहीं है, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ क्वेश्चन किस तरह के होते हैं और क्या होते हैं। 4 6 मिनट रह गए। अच्छा, अगर आपके पास ना क्वेश्चन इस जो मैंने बताया कि अगर डिजिट्स वाले आ गए, उसके अंदर कोई रिस्ट्रिक्शन आ गई, तो उसमें ना आपने अ, बस ये करना है कि मोस्ट रिस्ट्रिक्टेड की तरफ जाना है और आहिस्ता आहिस्ता लीस्ट की तरफ जाते रहना। अच्छा, अब हमारे पास ना अल्फ़ाबेट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास है एक वर्ड है क्लू। अब इसको अगर मैंने देखना है ना कितनी तरह से अरेंज कर सकता हूँ, तो ये है 4 फैक्टोरियल, ठीक है। लेकिन अगर मेरे पास एक वर्ड है क्लास, ठीक है, अब इसके अंदर ना अगर मैं देखूँ ना, तो एस 2 बार आ रहा है, तो मैं अगर लिखूँ SSLAC, ठीक है, और SSLAC, ये वाला एस पहले आ गया इधर और ये वाला एस फॉर एग्जांपल इधर आ गया, तो ये दोनों चीजें सेम ही बन रही हैं। तो इसके अंदर मैं क्या करूंगा कि पहले तो मैं टोटल देख लूंगा, 1 2 3 4 5, 5 फैक्टोरियल। और जो सेम है ना, जैसे ये सेम है, जित देखूंगा सेम कितने हैं, 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दूंगा। इसको कहते हैं मिसिसिपी रूल, क्योंकि उस लफ्ज से ना ये ज्यादा आसानी से समझ आ जाता है, ठीक है। मिसिसिपी, ठीक है। अब इसके अंदर टोटल वर्ड्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये हो जाएगा 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आई कितनी बार है, 1 2 3 4, 4 बार आई है, 4 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया। एस कितनी बार है, 1 2 3 4, 4 फैक्टोरियल से फिर एस की वजह से डिवाइड कर दिया। तो ये इतने तरह से ये अरेंज हो सकता है, ठीक है। ये हो गई वर्ड्स के अरेंजमेंट्स, ठीक है। उसके अलावा जब अब फॉर एग्जांपल रैंडम लोगों को चीज चूज करना है और ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा, तो इसका मतलब कम्बिनेशन है। और अगर ऑर्डर मैटर कर रहा है, यानी वो कह रहा है कि एक पहला मॉनिटर होगा, पहला प्रिंसिपल होगा, दूसरा वाइस प्रिंसिपल होगा, तीसरा ये होगा, तो वो परम्यूटेशन है, ठीक है। इस तरह कोई भी ऐसी चीज है जिसके अंदर आप पहले मतलब जो हमारे पास जो इस चीज को इस तरह से देख लें, जो मैंने शुरू में लिखा था ना इजी करके, कि अगर हमारे पास आपने देखना है एक्स वाई जो है वो वाई एक्स के इक्वल है, तो ये हमारे पास कम्बिनेशन है, यानी उसको कम काउंट करना है हमने, ठीक है। सी से कम, सी से कम्बिनेशन। और अगर हमारे पास 1 3 है और ये 3 1 के इक्वल नहीं है, ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं, तो ये परम्यूटेशन है, ठीक है। जैसे जीआरई का वोकेबलरी वर्ड है पोलर, पोलर का मतलब है दो ऑपोजिट चीजें, ठीक है। तो ये डिफरेंट चीजें हैं, तो परम्यूटेशन पोलर से याद कर लें, डिफरेंट, ठीक है। अच्छा, अब किसी का कोई भी क्वेश्चन हो, वैसे तो कोई है ही नहीं, सर शहजाद है और सर शाम है, कोई क्वेश्चन वैसे हो तो पूछ लें।
और इसको प्रैक्टिस करें मजीद क्वेश्चंस को ना, कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन। मैंने सारी चीज़ें मतलब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे, हार्ड लेवल पे, जहाँ पे मिक्स बन जाती हैं स्टेटमेंट को वर्ड प्रॉब्लम्स में घुमा फिरा के दिया जाता है, वो कवर नहीं की। लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट सारा कवर कर दिया, और उसको आप यूज़ करते हुए हर तरह का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन हो इसके अलावा भी हो तो पूछ लें प्लीज़। कोई, अभी हमारे पास 4 डेज रह गए हैं, कोई आप लोग चीज़ चाहते हैं स्पेशल कवर हो, उस पर ज़्यादा फोकस किया जाए, आप लोगों की वीक है, या हम लोगों को मतलब कुछ हम सही नहीं पढ़ा रहे, क्या कर रहे हैं, इस तरह कोई चीज़ हो तो बता दें प्लीज़। जो लोग अभी नहीं आए बाद में रिकॉर्डिंग देखेंगे वो मैसेज कर दें, पर्सनल में कर दें या स्लैक में कर दें, बिल्कुल हम लोग बुरा नहीं मानेंगे, ना मैं बुरा मानूंगा ना सर उमर। हम ट्राई करेंगे उस चीज मतलब अपने आप को इम्प्रूव करें, और आप लोगों की सजेशन पे अमल करें। तो प्लीज़ कुछ ऐड कर दें, 2 मिनट रह गए। सर एक चीज मैटर होती है, ये थोड़ा सा सॉरी सर, थोड़ा सा आवाज़ आपकी क्लियर नहीं आई। तो मैं कह रहा हूँ कि ज्योमेट्री थोड़ी बहुत इम्पोर्टेंट है। जी, ज्योमेट्रीज हम कवर करेंगे, ज्योमेट्री रह गया। ये सारी चीज ज्योमेट्री है। ज्योमेट्री अभी कवर करेंगे। वो मिक्सचर प्रॉब्लम्स एक होती हैं, वो कवर करेंगे, उसको कैसे हम जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं मिक्सचर प्रॉब्लम्स को। कि एक प्रॉब्लम, एक सोल्यूशन है, उसमें 20% चॉकलेट है, 30% उसके अंदर शुगर है, 40% ये है। फिर उसको अगर हमने इतना इतना परसेंट ये करना है, उस तरह के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। वो थोड़े ट्रिकी से होते हैं, लेकिन उनका ना एक मतलब हैक होता है। और कोऑर्डिनेटेड ज्योमेट्री जो है वो रह गई है, वो करेंगे। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सॉरी। और उसके अलावा क्या रह गया? उसके अलावा ये एक दो चीज़ें जो रह गई इंशाल्लाह कवर कर देंगे, जो जो रह गया। ठीक है, वो कैबरी की जो नई लिस्ट है उसको प्रिपेयर करें सारे लोग, मैंने शेयर कर दी है। पुरानी लिस्टों को छोड़ दें, वो अब आउटडेटेड हैं और वैलिड नहीं है। जो ग्रेगमेट है, मुतला उमर है, और मगूश के फ्लैश कार्ड हैं, उन सबको छोड़ दें, वो आउटडेटेड हैं। वो अब जो है ना, जीआरई के अपनी वेबसाइट पे जो लिस्ट है वो मैंने शेयर कर दी है, उसको कवर करें। मैं भी अभी मैंने 1500 2000 वर्ड्स याद कर लिए थे, लेकिन मैं अब मतलब दोबारा से याद करना शुरू किया है। अभी मैं 250 वर्ड्स पे पहुंचा हूँ नई लिस्ट के मुताबिक। तो नई लिस्ट को तैयार करें, पुरानी को भूल लें। पुरानी को भी याद रखें, क्योंकि जीआरई में हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं है कि यहीं से वर्ड आएंगे, कहीं से भी दे सकते हैं, कोई भी आर्टिकल उठा के दे देंगे। पुराना वर्ड भी दे सकते हैं जो लिस्ट में हो ही ना, तो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लफ्ज़ याद करें। और कोई क्वेश्चन पूछ लें प्लीज़, अगर किसी का है तो। ठीक है, थैंक यू सो मच। ज़्यादातर हमारे मतलब मुझे थोड़ा पता चला है कि ज़्यादातर लोग लाइव क्लास में नहीं आते, लेकिन रिकॉर्डिंग्स देखते हैं। तो जो लोग रिकॉर्डिंग देखते हैं उनकी भी कोई फीडबैक है, या कोई मतलब चीज़ कवर स्पेशल करवाना चाह रहे हैं, एम्फेसिस करवाना चाह रहे हैं, 4 डेज रह गए हैं, बता दीजिएगा मैसेज करके, सर उमर को या मुझे। और बल्कि स्लैक में मैसेज करते हैं ताकि सबको ही मैसेज चला जाए, और ग्रुप में। और उसके अलावा बाकी कोई भी, ख्याल रखें आप लोग सब। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टेस्ट। और भागे नहीं, जैसे अभी तक आपने ये यहाँ तक हमारा साथ दिया है, तो जीआरई अटेम्प्ट करके छोड़ें। ये नहीं कि बस अब टाइम हो मतलब नहीं हो पा रहा जीआरई मुझसे, और अभी इतना मैंने टाइम दे दिया है, तो ये इंसान को सोचें आती हैं, इन सोचों को भगाएं और जीआरई लाजमी दें। यहाँ तक अभी आप लोगों ने कोशिश की है, तो बस थोड़ी सी आगे कोशिश रह गई है। ओके सर, शहजाद, ओवर टू यू। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। ओके सर, अल्लाह हाफिज़।